प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। पहली सूचना आप लोगों के लिए ये है कि आरपीएससी ने स्कूल व्याख्याता हिंदी का पाठ्यक्रम जारी कर दिया है और आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि पाठ्यक्रम उन्होंने जारी कर दिया है। पाठ्यक्रम के विश्लेषण, उसकी चर्चा, रणनीतियों पर आज हम बात कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को पहले मैंने बता दिया है कि ये समस्त पाठ्यक्रम, जो भी स्कूल व्याख्याता भर्ती का पाठ्यक्रम है, चैनल पर आपको पूर्ण करवा दिया जाएगा। अक्टूबर में परीक्षा उन्होंने घोषित की है। मुझे आशा है कि सितंबर में हम इस सारे काम को पूर्ण कर सकेंगे। सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो रही हैं। हिंदी विद प्रीतम सिंह टेलीग्राम चैनल का भी नाम है। टेलीग्राम चैनल पर आइए और अपने लिए उपयोगी जो पीडीएफ हैं पाठ्यक्रम के अनुसार जिनकी मैं कक्षा करता हूं, वो पीडीएफ आपको उस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। देखिए, हम इस पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं उपयोगी पुस्तकें बता रहा हूं। इन उपयोगी पुस्तकों की जो सूची है वो टेलीग्राम चैनल पर भी मैं लिखकर भेज रहा हूं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि कौन कौन सी पुस्तकें हमें लेनी है। देखना शुरू करिए। पहला जो खंड उन्होंने लगाया है वो उच्च माध्यमिक स्तर है। उच्च माध्यमिक स्तर में उन्होंने व्याकरण को शामिल किया है। देखिए, व्याकरण के संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, शब्द शुद्धिकरण, वाक्य शुद्धिकरण पाठ्यक्रम में चल रहे हैं। मुहावरे, लोकोक्तियां चल रही हैं। इनका भी व्याकरण से बिल्कुल सीधा संबंध है। तो पहली सूचना, व्याकरण आप किस किस पुस्तक से पढ़ें, इसको आप नोट करते जाइएगा। कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए जो पाठ्यपुस्तक चल रही है, हिंदी रचना एवं प्रबोध, हिंदी रचना प्रबोध जो पुस्तक है उसको आप आवश्यक रूप से पढ़िए। आवश्यक रूप से पढ़िए, क्योंकि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने में छोटी पुस्तक छूट जाए और उसी में से प्रश्न आ जाए तो उन बड़ी पुस्तकों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। दूसरी, व्याकरण के लिए जो पुस्तक है, मेरी राय में डॉक्टर राघव प्रकाश जी की जो पुस्तक है व्यावहारिक हिंदी, बहुत उपयोगी पुस्तक है। अगर आपके पास ये दो पुस्तकें हैं, कक्षा 9, 10, 11, 12 की पाठ्य पुस्तक और डॉक्टर राघव प्रकाश जी की पुस्तक व्यावहारिक हिंदी, तो मुझे नहीं लगता है कि तीसरी पुस्तक की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर आपको मैं पीडीएफ लगातार भेजते रहूंगा और ये सभी बिंदु जो पाठ्यक्रम में लिखे हुए हैं सभी पर कक्षा होगी। वरिष्ठ अध्यापक के जो विद्यार्थी हैं, जो केवल वरिष्ठ अध्यापक के लिए होंगे, उनके लिए भी व्याकरण बहुत उपयोगी रहेगी। अब देखिए अगली सूचना, उन्होंने कार्यालय पत्र लगाए। कार्यालय पत्रों के प्रकार हैं अधिसूचना, ज्ञापन, निविदा, परिपत्र, विज्ञप्ति, अर्धशासकीय पत्र। कार्यालय पत्रों के प्रकार हैं। तो कक्षा 11, 12 में जो पुस्तक चल रही है, अभिव्यक्ति और माध्यम, पुस्तक आप सभी लोगों के पास हो। अभिव्यक्ति और माध्यम, जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, अभिव्यक्ति और माध्यम को, मैं चैनल के माध्यम से सभी कार्य पूरे कराऊंगा, पर पहले आपने कक्षा 11, 12 की पुस्तक आपके पास हो, आपने पुस्तक पढ़ी हो, तो आप अधिक बेहतर स्थिति में खुद को पाएंगे। वहां कार्यालय लेखन एक चैप्टर ही उन्होंने लगाया है। कार्यालय लेखन, कार्यालय लेखन एक चैप्टर उन्होंने पुस्तक में लगाया है। ये सारा जो मामला है, अर्धशासकीय पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन और अधिसूचना, उसी से होगा। और मेरी बात को लिख लीजिएगा, लिख लीजिए इस बात को कि वो जो अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक है उससे सीधी पंक्तियां उठाने वाले हैं पेपर सेटर। उसकी लिखी गई एक एक बात हमारे लिए मायने रखती है, उसको ठीक से आप लोग पढ़िए। अगली बात, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश। एक गद्यांश आपको दिया जाएगा और बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। एक पद्यांश आपको दिया जाएगा और बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अपठित होने वाला है तो आप जो भी गाइड इत्यादि लेने वाले हैं वहां अपठित गद्यांश और पद्यांश होता है। कभी कभी जब आप फुर्सत में हो तो किसी एक अपठित गद्यांश को पढ़कर उत्तर देने की कोशिश कीजिए और इसको देखिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। आमतौर पर जब वो 5 प्रश्न पूछते हैं
तो विद्यार्थी उनमें से एक प्रश्न गलत कर डालता है, 4 ठीक करता है, एक गलत कर डालता है। औसत आप देखेंगे तो विद्यार्थियों का ये रहता है, वो एक जो भूल है वो असावधानी से होने वाली भूल है। अगर आप अभ्यास करेंगे तो इस पर किसी और सहायता की आपको आवश्यकता नहीं है। अगला देखिए, जनसंचार के प्रमुख माध्यम, तत्संबंधी लेखन एवं पत्रकारिता। ये जो पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम, वहां एक चैप्टर ही इस नाम से है। कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज, डायरी, लेखन विषयक परिभाषा एवं अन्य तत्व आदि, ये सभी बिंदु अभिव्यक्ति और माध्यम से हैं। अभिव्यक्ति व माध्यम से। ये बहुत अच्छी उपयोगी पुस्तक है। सभी बिंदुओं पर हम कक्षा करेंगे। चैनल पर मैं आपको पहले कह चुका हूं कि जो पाठ्यक्रम में लिखा है उस एक भी बिंदु को हम छोड़ते हुए नहीं जाएंगे। सभी पीडीएफ आपके पास पहुंचेगी, पर अभिव्यक्ति और माध्यम किताब का आपके पास होना आवश्यक है और मूल पुस्तक आप लगातार पढ़ते रहें, यह बहुत आवश्यक है। अगला, काव्यशास्त्र के हिस्से में उन्होंने अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 शब्द शक्तियां लगाई है। तो आपकी जो व्याकरण की पुस्तक है 9, 10, 11, 12 की जो पुस्तक है, या डॉक्टर राघव प्रकाश जो पुस्तक है, दोनों पुस्तकों में शब्द शक्तियां लिखी हैं। हम इस पर कक्षा भी करेंगे। अलंकार के पोर्शन को, अलंकार के हिस्से को उन्होंने बहुत छोटा किया है। आप लोगों को ये शिकायत बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए कि अक्टूबर में परीक्षा करा रहे हैं। आप पिछले पाठ्यक्रम को उठाकर देखिए, अलंकारों को उन्होंने घटाया है आप लोगों की सुविधा के लिए। छंद ये पाठ्यक्रम में चल रहे हैं, काव्य गुण पाठ्यक्रम में चल रहे हैं, रस चल रहा है। और रस चल रहा है इसका मतलब रस से संबंधित सभी बातें चल रही हैं। पहली बात कि चैनल इन सभी को पूर्ण करवाएगा, इस बात पर आप आश्वस्त रहिए कि इसको मैं पूरा कराऊंगा। और जो पीडीएफ में भेजूं या जो कक्षा में मैं बताऊं उसको आप ठीक प्रकार से याद करिए। अक्सर तो विद्यार्थियों के साथ ये होता है कि सर आपने बताया था, फिर हम भूल गए, हम वो नहीं कर सके, पेपर में वही उदाहरण आया था। इस तरह की स्थिति आप लोगों के साथ ना हो, इसको बिल्कुल सुनिश्चित करिए। पीडीएफ मैं चैनल पर लगातार भेज रहा हूं। जैसे देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, पहले इसकी पुस्तक की बात करें। काव्यशास्त्र के लिए 2 पुस्तकें मैं सुझा रहा हूं। डॉक्टर हेतु भारद्वाज की पुस्तक है काव्यांग विवेचन। एक पुस्तक आप ये देख सकते हैं, हेतु भारद्वाज जी की पुस्तक है काव्यांग विवेचन। इस पुस्तक को देखिए, बहुत अच्छी पुस्तक है। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आप करना चाहें। हेतु भारद्वाज जी की पुस्तक काव्यांग विवेचन काव्यशास्त्र के लिए बहुत अच्छी पुस्तक है। दूसरी पुस्तक, ये पुस्तक आपके पास ना हो तो नरोत्तम दास जी की पुस्तक है अलंकार पारिजात। अलंकार पारिजात पुस्तक का नाम है, बहुत अच्छी उपयोगी पुस्तक है। इस पुस्तक के अलावा वेंकट शर्मा जी की पुस्तक भी बहुत अच्छी है काव्यशास्त्र की। इनमें से कोई भी एक पुस्तक आप ले लीजिए ताकि आपको कुछ देखना रहे तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पाठ्यक्रम में जो भी लिखा है काव्यशास्त्र का वो सभी आपको पीडीएफ की फॉर्म में उपलब्ध होगा। सभी पर कक्षाएं होंगी, आपको बस ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अगली बात, हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, मैं जब भी कोई कक्षा करूं, भले ही कविता पर कक्षा करता हूं, पर सेकंड ग्रेड और स्कूल व्याख्याता दोनों के लिए मेरी ये राय है कि हिंदी साहित्य का इतिहास खेल की चाबी है। आपका सफल होना नहीं होना इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास हिंदी साहित्य के इतिहास की जानकारी कितनी है। हिंदी साहित्य के इतिहास को मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है। चैनल पर आप वीडियो देख सकते हैं, टेलीग्राम से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास लेखन की परंपरा, इस बिंदु को हम पूरा कर चुके हैं। प्रमुख इतिहास ग्रंथ और इतिहास लेखक, इसको हम पूरा कर चुके हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ, इसको हम पूरा कर चुके हैं। काल विभाजन और नामकरण, इस बिंदु को हम पूरा कर चुके हैं। तो चैनल पर हिंदी साहित्य के इतिहास की कक्षाएं आरंभ है और ये जो लेखन है इसको हम पूरा कर चुके हैं। इसके बाद आदिकाल, रचनाओं की प्रामाणिकता, प्रवृत्तियां, प्रमुख रचनाकार, रचनाओं का परिचय। अब कोष्ठक में जो लिखा है चंद बरदाई और नरपति नाल है। जब से पाठ्यक्रम जारी हुआ है, जिन भी विद्यार्थियों से मेरी बातचीत हुई है, सब ने ये कहा है कि क्या केवल 2 ही पढ़ने हैं? नहीं, चंद बरदाई और नरपति नाल तो विशेष रूप से पढ़ने हैं। पर आदिकाल का मतलब हिंदी साहित्य का आदिकाल होगा।
आप बिल्कुल नहीं सोचें कि चंद बरदाई और नरपति नाल ही पढ़ने हैं, हमको हिंदी साहित्य का आदिकाल समग्र पढ़ना है। समझ रहे हैं? अगला देखिए, भक्ति काल, सामान्य परिचय, भक्ति का उद्भव और विकास, दार्शनिक पृष्ठभूमि, संत काव्य धारा। अब कबीर और दादू केवल दो ही नाम दिए हैं, इसका ये अर्थ कदापि नहीं लें कि केवल कबीर और दादू पढ़ने हैं। पूरी निर्गुण संत परंपरा पढ़नी है, पूरी ही मैं कक्षा करूंगा और जो मैं लिख डालूं, जो मैं बता दूं, उस पर कोई कट आप लोग नहीं लगाएं। सूफी काव्य परंपरा, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा, ये जितने भी नाम दिए हैं ये प्रतिनिधि कवियों के हैं। प्रतिनिधि कवियों के इनको तो विशेष रूप से पढ़ना ही है, पर इसका यह अर्थ कदापि नहीं ले कोई कि केवल इन्हीं को पढ़ना है। अगला देखिए, रीतिकाल। अच्छा, कुछ कंफ्यूजन है नहीं, जब उन्होंने रीतिकाल लिखा है तो सेल्फ एक्सप्लेन है ये। इसका विवरण तो आगे इसलिए लिखा जाता है कि परीक्षार्थी कोई शिकायत ना हो कि सर हम रीतिकाल में क्या पढ़ें, आपने जरा भी कुछ नहीं लिखा, इसलिए पीएससी डिटेल लिखती है। रीतिकाल का अर्थ पूरा रीतिकाल है। रीति का तात्पर्य रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। रीतिकालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां, विशेषताएं, प्रमुख रचनाकारों रचनाओं का परिचय। अब सब बात इसमें आ गई। जब उन्होंने लिखा है प्रमुख कवि और रचनाएं, इसका मतलब संत काव्य के सभी प्रमुख कवि और रचनाएं, देवभूषण, बिहारी और घनानंद। तो भक्ति काल। अगला देखिए, आधुनिक काल। पूर्व पीठिका कैसे आधुनिक काल शुरू होता है, तत्कालीन परिस्थितियां, खड़ी बोली गद्य का उद्भव, नव जागरण, भारतेंदु और समकालीन साहित्यकार, गद्य की विविध विधाओं का उद्भव, विविध गद्य विधाओं का विकास, जैसे नाटक, एकांकी, निबंध, कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाओं का परिचय। तो गद्य का पूरा हिस्सा, काव्य का विकास, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, आधुनिक हिंदी कविता, पूरी कविता, प्रमुख रचनाएं और रचनाकारों का परिचय। तो मूल बात यह है कि हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा आपके पाठ्यक्रम में चल रहा है। सवाल यह है कि पढ़ेंगे कैसे। पहली बात कि पीडीएफ में उपलब्ध करा रहा हूं, कक्षाएं मैं लगातार कर रहा हूं, पर विद्यार्थी को अधिक गति की आवश्यकता है। पुस्तक मैं बता दे रहा हूं, प्रतियोगिता साहित्य, नेट सेकंड पेपर की पुस्तक है। प्रतियोगिता साहित्य नेट सेकंड पेपर की ये पुस्तक है। इसको आवश्यक रूप से आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए पढ़ना है। इसके अलावा इस वर्ष नहीं, पिछले वर्ष एक किताब चलती थी कक्षा 11-12 में, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये जो पुस्तक कक्षा 11-12 में चल रही थी, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसकी सॉफ्ट कॉपी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैंने भेजी है। अगर हार्ड कॉपी में उपलब्ध ना हो सके तो कम से कम वहीं से आप पढ़ना शुरू करिए। और मैंने जो 3-4 पीडीएफ भेजी हैं, 3-4 कक्षाएं की हैं, उनको आप लोग लगातार देखिए, लाभान्वित होइए। प्रश्न भी आपको टेलीग्राम चैनल पर पूछे जाएंगे। आप देखिए, स्नातकोत्तर स्तर, मैं वहां से शुरू करूंगा जिसकी हमने बात कर ली है, लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व। कल की कक्षा हमने लॉन्जाइनस के उदात्त तत्व पर की थी। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को वो पीडीएफ उपलब्ध है, कक्षा इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र से काव्य हेतु, लक्षण और प्रयोजन पूर्व से पाठ्यक्रम में थे, वही रखे गए हैं। रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, ध्वनि और वक्रोक्ति, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, ये पाश्चात्य काव्य शास्त्र का हिस्सा। और कुछ नया जोड़ा है तो मनोविश्लेषणवाद है। मनोविश्लेषणवाद, उसकी अवधारणाएं, हिंदी साहित्य पर उसका प्रभाव आप लोगों के लिए आवश्यक रूप से देखे जाने जैसा है। पुस्तक इत्यादि खूब सारी हैं, पर उनका आपसे कोई प्रयोजन नहीं है। मैं पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा, कक्षा उपलब्ध कराऊंगा, इसको पढ़िए। और एक बात, विद्यार्थी इस बात को लेकर चिंतित रहते कि किससे कितने सवाल पूछे जाएंगे। मेरा अनुमान है कि स्नातकोत्तर ये जो खंड है उससे 10 से 20 सवाल के बीच में कहीं कोई संख्या रखी जानी है। लगभग इतनी ही सवाल
रचनाओं के स्तर से पूछे जाएंगे। और एक बात कि हिंदी साहित्य का इतिहास आमतौर पर 50 से अधिक सवाल पूर्व में पूछे गए हैं। मेरा अनुमान है कि संख्या बढ़ के 70 के आसपास कहीं हो सकती है। हिंदी साहित्य के इतिहास की इंपॉर्टेंस आप इस संख्या से ही लगा सकते हैं। पेपर के आधे से अधिक हिस्सा हिंदी साहित्य के इतिहास का होगा, इस बात को तय समझिए। देखिए फिर रचनाएं। गुरुदेव को अंग आपके पाठ्यक्रम में चल रहा है, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के पाठ्यक्रम में भी चल रहा है, मैंने इसको करा दिया है। संपादक जिसके श्याम सुंदर दास जी हैं, इसको यूट्यूब चैनल पर मैंने करा दिया है। टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ जो है वो उपलब्ध हो जाएगी अर्थ सहित शीघ्र। अभी तो मैंने उसको डाला नहीं है। तो इस कक्षा को देखिए। अब गुरुदेव का अंग जो है 35 दोहे हैं भाई, बड़ा सीधा है। कबीर के 35 दोहे हैं, उनको आपको याद करना है, उनके अर्थ को समझना है, उस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। कबीर के प्रारंभिक 5 पद चल रहे हैं। सेकंड ग्रेड की तुलना में आपका सिलेबस कम है। 10 पद चल रहे हैं कबीर के और 5 अंग चल रहे हैं। गुरुदेव को अंग चल रहा है, सुमिरन का अंग चल रहा है, इस तरह 5 अंग, पहले 5 अंग चल रहे हैं। आपको केवल एक ही अंग चल रहा है गुरुदेव का अंग, और वो चैनल पर मैंने पढ़ा दिया है। रामचरितमानस का बालकांड वरिष्ठ अध्यापक के पाठ्यक्रम में भी चल रहा है, आपके पाठ्यक्रम में भी चैनल पर पढ़ा दिया जाएगा। बिहारी सतसई के आरंभिक 25 दोहे चल रहे हैं। देखिए वरिष्ठ अध्यापक में आरंभिक 20 दोहे चल रहे हैं। 2 वीडियोज में मैंने इसको करा दिया है। आप इसको यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इसी यूट्यूब चैनल पर। और बिहारी सतसई के जो 20 दोहे हैं, इनकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। शेष 5 दोहों के लिए एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, अलग से इसकी एक कक्षा कर देंगे, तो इसको आपको याद करना है। अगला देखिए साकेत का 9वां सर्ग। साकेत जो महाकाव्य है उसका 9वां सर्ग आप लोग जानते हैं क्यों प्रसिद्ध है? उर्मिला के विरह वर्णन के लिए। उर्मिला का विरह वर्णन जो साकेत में है, हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस पर हम पूरी कक्षा करेंगे। और निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो निबंध संग्रह है, कविता क्या है, आसानी से आपको उपलब्ध है, इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। इसको ठीक से पढ़िए, मैं इस पर कक्षा करूंगा। शीरीष के फूल कक्षा 12 में चल रहा निबंध है। कक्षा 12 की किसी भी पुस्तक से आप इसको देख सकते हैं, मैं इस पर कक्षा भी करूंगा। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी चल रही है कफन, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी की, और यही सच है मनु भंडारी जी की। तो ये कहानियों की रचनाएं चल रही हैं। तीनों कहानियां मैं पढ़ाने वाला हूं, तीनों पर अभ्यास प्रश्न कराने वाला हूं, तीनों लेखकों के कवि परिचय को आप देखने वाले हैं। उन सब पीडीएफ को आप लोग याद करिए। हिंदी भाषा, उसका उद्भव और विकास, उपबोलियां, राजभाषा और देवनागरी लिपि, ये जो हिस्सा है वरिष्ठ अध्यापक में भी चल रहा है और स्कूल व्याख्याता में भी चल रहा है। इस पर हम कक्षा करेंगे। जो पीडीएफ मैं आपको दूं उसको ठीक प्रकार से याद करिए, इतना पर्याप्त रहेगा। अब देखिए मनोविज्ञान, विशेषज्ञ मैं नहीं हूं मनोविज्ञान के लिए, पर एक सूचना आप लोगों को देने जैसी है कि आमतौर पर 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग इतने ही प्रश्न इस वर्ष भी पूछे जाएंगे। और बहुत सी पुस्तकें हैं, जैसे डॉक्टर धीर सिंह जी धाबाई की पुस्तक है, बहुत अच्छी प्रामाणिक पुस्तक है। एक बात और देखने जैसी है कि आपको पुराने प्रश्न पत्र आवश्यक रूप से पढ़ने हैं। पुराने प्रश्न पत्र आवश्यक रूप से पढ़ने हैं। भले ही आप पहले दिन ही तैयारी करना शुरू करें, तभी से पुराने प्रश्न पत्रों को पढ़ना शुरू करें। चाहे आपने बिंदु ना पढ़ा हो, टॉपिक ना पढ़ा हो, आपने शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा भी आपने ना पढ़ी हो, तो भी पुराने प्रश्न पत्र आवश्यक रूप से पढ़िए, इसका लॉजिक समझिए और पिछला रिकॉर्ड देखिए। आप जब पेपर पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि स्कूल व्याख्याता भर्ती कई विषयों में होती है। हर विषय में मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम समान है और हर विषय के साथ मनोविज्ञान आता है। तो ये भर्ती का पैटर्न 2011 से यही चल रहा है, फिर अगली भर्ती में भी यही चलता रहा, उससे अगली भर्ती में यही पाठ्यक्रम चलता रहा। ऐसे अनेक बार अनेक विषयों के साथ ये शैक्षिक मनोविज्ञान पूछा जा चुका है। तो प्रश्नों के रिपीट होने का अच्छा संभावना है, बहुत अच्छी संभावना है कि प्रश्न रिपीट हो। तो पुराने पेपर पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। आरपीएससी ने
कोई अवधारणा नहीं बताई है, उन्होंने खाली ये कहा है कि 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 30 प्रश्न आप मनोविज्ञान के निकाल दें तो 120 प्रश्न जो हिंदी के पूछे जाएंगे, उसमें से करीब 60-70 प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास के होंगे, आधा या उससे अधिक पेपर हिंदी साहित्य के इतिहास का होगा। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक को पढ़िए, जो मैं टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ भेज रहा हूं उनको पढ़िए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।